नमस्कार। आज हम ले आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कूलम्स लॉ की क्या फॉर्म थी और अगर आप लोगों के पास दो चार्जेस प्रेजेंट हैं तो वो चार्ज कितनी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि फिजिक्स क्या है, क्वांटिटेटिव इन नेचर है और क्वालिटेटिव इन नेचर भी है। इसके साथ साथ क्वालिटेटिव तो आप लोगों ने डिस्कस कर लिया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, बट बाय हाउ मच अमाउंट, जब तक इसका आंसर नहीं मिल जाता फिजिक्स सेटिस्फाई नहीं होती। तो क्या है कि इन चीज़ों का जवाब देने के लिए आए कूलम भाई साहब। तो चलिए आपको ले चलते हैं फ्रांस, पेरिस। अब आप कहेंगे कि पेरिस कहाँ चलते हैं भाई, लॉकडाउन चल रहा है, हम तो अपने घरों में बैठे हैं, लेक्चर देख रहे हैं आपका। एक्चुअल में जो ये कूलम महाशय थे ये फ्रेंच साइंटिस्ट ही थे। तो पेरिस, मैं जैसे पिछले भी अपने लेक्चर्स में बात करती रही हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि आईफेल टावर के साथ इनका क्या लिंक है। तो आप लोगों ने सबने इसका नेम सुना होगा कि आईफेल टावर क्या है, लेकिन ये बात कुछ ही लोगों को पता होगी कि जो आईफेल टावर है उसकी खासियत क्या है। फ्रांस के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सबको एक ऑनर प्रेजेंट करने के लिए इस टावर को बनाया गया था, इसको डिज़ाइन किया गया था। इट इज़ अ वेरी बिग टावर और इसके ऊपर लिखे हुए, इसके ऊपर मार्क किए हुए 72 नेम्स में से कूलम का नेम एक है। ये वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनको ऑनर देने के लिए स्पेशली वो टावर जो है वो डिज़ाइन किया गया फ्रांस के अंदर, कि अगर फ्रांस के किसी साइंटिस्ट ने कुछ एमिनेंट, कोई नोबल कोई डिस्कवरी कर दी है या कुछ ऐसा सोसाइटी को दे दिया है विच इज़ वेरी बेनिफिशियल, तो उनका नेम वहाँ पे मार्क हो जाता है। तो कूलम का नेम वहाँ पे मार्क है, इसीलिए वो आप लोग कह सकते हैं कि कूलम्स लॉ की वजह से वो फेमस हैं। कमिंग ऑन टू कि उन्होंने फोर्स का मैग्नीट्यूड किस तरीके से हमें बताया कि दो फोर्सेस हैं, कितनी अमाउंट से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, कितनी अमाउंट से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। एक्सपेरिमेंटल लॉ था। इसको मैं कह सकती हूँ कि ग्रेविटेशनल लॉ के साथ कोरिलेट किया जाता है, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि आप लोगों को पता है कि फंडामेंटल 4 टाइप की फोर्सेज होती हैं। कौन कौन सी फोर्सेज होती हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्सेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज विच आर न्यूक्लियर फोर्सेज। और वहीं पे मैंने बात की थी यूनिफाइड थ्योरी की, थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन की, कि इन फोर्सेस को क्लब करने की कोशिशें की जा रही हैं और इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऐसी फोर्सेज है विच हैव बीन कंबाइंड। इनको कंबाइन किया जा सकता है और किया जा चुका है बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज। आप लोगों को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कंजर्वेटिव इन नेचर है। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। वो क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी कि मास पे डिपेंड करती है, ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। हमने चार्ज और मास के जो कंपैरिजन था उसको भी बड़े अच्छे से ड्रॉ किया पिछले लेक्चर के अंदर। हम लोगों ने कंपैरिजन एक लिया कि चार्ज और मास के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो चार्ज है जिस तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी में बिहेव करता है, मास उसी तरीके से ग्रेविटेशन के अंदर बिहेव करता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों ने कूलम को आप ये कह सकते हैं कि इंसिस्ट किया, सोचने के लिए मजबूर किया, ये सोचने के लिए इंड्यूस किया उनके दिमाग में कि जिस तरीके से न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ को डेवलप किया, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉ भी डेवलप किया जा सकता है। यू ऑलरेडी नो कि ग्रेविटेशनल लॉ क्या था, कि कूलम जो न्यूटन थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन की एंड ही सेड कि जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन टू मासेस m1 and m2, that is directly proportional to product of those masses and it is inversely proportional to square of distance between them. Working on the same strategy, कूलम ने भी एक्सपेरिमेंटेशन किया और उन्होंने भी कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है। यू नो कि लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड ये किस तरीके से बताएगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग वी आर डिस्कसिंग इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2। जितना ज़्यादा चार्जेस, जितने बड़े बड़े चार्जेस आप ले लेंगे उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में ये जो फोर्स है ये बढ़ जाएगी। और डिस्टेंस के साथ इसकी जो रिलेशनशिप है बिल्कुल इसी तरीके से, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट वैरीज एज स्क्वायर ऑफ इनवर्स ऑफ डिस्टेंस, इट आल्सो वैरीज एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज कैरिंग चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर। अब जैसे वो ग्रेविटेशनल फोर्स थी, आप लोगों को पता है कि दो बॉडीज हैं, दो मासेस हैं, उनके बीच की अगर आपने म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है तो आप जितने जितने मासेस को बढ़ाते जाएंगे, मास की वैल्यू जितनी बड़ी करते जाएंगे, वो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी
उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज होती जाएगी। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि जब एप्पल फॉल हुआ तो मतलब अर्थ की ही अट्रैक्शन क्यों फील हुई, एप्पल की अट्रैक्शन जो है वो अर्थ को क्यों नहीं फील हुई ना। आप लोगों को यू ऑलरेडी नो कि मासेस का कॉन्सेप्ट, साइज ऑफ मास का कॉन्सेप्ट वहाँ पे है कि आप जो जितना ये बड़ा मास होगा उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में ये जो फोर्स है उसके ऊपर लगेगी। एग्जैक्टली सेम स्ट्रैटेजी चार्जेस के ऊपर भी लगती है कि जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो फील करेंगे दो चार्जेस। और डिस्टेंस आप जितना भी दूर करते जाएंगे उतनी ही अमाउंट में जो फोर्स है वो रिड्यूस होती जाएगी। फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन केस ऑफ ग्रेविटेशन जो आपने डिस्कस किया, इन दोनों फैक्ट्स को जब आप कंबाइन करते हैं यू गेट F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी जब आप लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिराइव कर रहे हैं जो आपको फोर्स की वैल्यू बताएगा, आप इन दोनों इक्वेशंस को क्लब करेंगे यू विल गेट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाय r स्क्वायर। मतलब आप लोगों ने दो चार्जेस कंसीडर करे हुए हैं q1 और q2 विच आर सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस, म्यूचुअल डिस्टेंस r। तो अब बात आ जाती है कि जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ से हटाते हैं यू गेट अ कांस्टेंट। आप लोगों को ये पता है कि ग्रेविटेशन के अंदर जो ये कांस्टेंट था ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है g m1 m2 बाय r स्क्वायर, बट विच वाज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर, लेट अस सपोज इट इज k, ये के बहुत खास और बहुत अलग है उस g से। किस तरीके से ये अलग है? आप लोगों को ये पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर मीडियम का कोई असर नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे मीडियम का असर है। आपको समझाने के लिए मान लीजिए कि दो ब्रदर्स ही हैं, ब्रदर सिस्टर बहुत ज़्यादा लड़ते हैं आपस में, और अब मान लीजिए कि रोहन और सोहन दो ब्रदर हैं और वो एक दूसरे के साथ डिशुम डिशुम बहुत तेज़ लड़ाई कर रहे हैं, और आप लोगों ने उनको एक फिक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, वो उसे मुक्का लगा रहा है, उसे लात लगा रहा है, उसे घूंसा लगाई जा रहा है, उसे थप्पड़ लगाई जा रहा है, एंड दे आर फीलिंग फोर्सेज ऑफ ईच अदर। आपने उन्हीं दो रोहन सोहन को उतनी ही हाइट वाले पर्सन उतने ही डिस्टेंस पे उनको पानी में खड़ा कर दिया। आपने कहा कि भैया अब लड़ो एक दूसरे के साथ, अब फील करो कि कितनी आप लोग एक दूसरे की चोट जो है एक दूसरे के थप्पड़ को फील कर रहे हैं। इट इज़ आई कैन से बट ऑब्वियस कि आप लोग सबको समझ आ रहा है कि जैसे ही वो लोग पानी के अंदर खड़े होंगे तो जितनी फोर्स वो एक दूसरे की एयर में फील कर रहे थे उससे कम फोर्स वो वहाँ पे फील करेंगे। रीज़न वहाँ पे क्या है कि आप लोग एक पानी जो है वो बीच में आ गया है, यानी कि उन लोगों को जो वाटर की ऑपोजिशन है वो भी फेस करनी पड़ेगी, तो कुछ अमाउंट में फोर्स वहीं पे रिड्यूस हो जाएगी। दैट मीन्स वाटर इज रिड्यूसिंग द फोर्स, दे आर इम्प्लीमेंटिंग, दे आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन ईच अदर। एग्जैक्टली सेम स्ट्रैटेजी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस पर भी है। जब कूलम ने दो चार्जेस लिए, उनको उन्हीं दो चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे किसी मीडियम के अंदर रखा, ही फाउंड फोर्स वाज रिड्यूस्ड। इसका मतलब एक फैक्टर मीडियम का वहाँ पे होना चाहिए। तो उनको इतना समझ आ गया था कि ये जो फैक्टर है Q, इट इज़ मीडियम डिपेंडेंट पैरामीटर, बट इसको यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ ना लेके कांस्टेंट में ही क्यों कंसीडर किया गया? इसके लिए ये जानना जरूरी है कि अगर आप मीडियम सेम रखते हैं तो सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जो फोर्स के ऊपर असर डालेंगी, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और दूसरा म्यूचुअल डिस्टेंस। आप चार्ज जितना बढ़ाते जाएंगे फोर्स उतनी ही बढ़ती जाएगी। जैसे अभी रिसेंटली मैं महाभारत देख रही थी 2-3 दिन पहले, उसमें दिखाया गया कि भीम के पुत्र थे घटोत्कच, वो जैसे ही महाभारत की उस लड़ाई में कुरुक्षेत्र में आए लड़ने के लिए, तो वहाँ पे कौरव सेना में भगदड़ मच गई। वो लोग जितनी तलवारें भाले वट एवर दे वर थ्रोइंग ऑन हिम, वो रिफ्लेक्ट होके वो वापस उनके ऊपर फेंकते, वो बड़ी फोर्स से उनके ऊपर लग जाती। मीन्स उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था, बिकॉज ही वॉज अ जायंट। वो उनके कंपैरिजन में बहुत बड़ा था, तो नेचुरली जो फोर्स वो उनकी फील कर रहा था दैट वाज लेसर वन, बट जो फोर्स उनके ऊपर लगा रहा था दैट वाज वेरी आई कैन से हैव वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड। मतलब उसका खुद का मैग्नीट्यूड बढ़ा तो फोर्स भी बढ़ गई। एग्जैक्टली सेम चार्जेस के केस में भी है कि अगर आप चार्जेस बड़े करेंगे तो फोर्स बढ़ेगी, लेकिन उन चार्जेस को दूर करेंगे तो फोर्स घटेगी। बट ये दो फैक्टर्स सेम मीडियम के अंदर, बट उन्हीं दो चार्जेस को उसी मैग्नीट्यूड में उसी डिस्टेंस के साथ आप उठा के वाटर में रख दीजिए, मिल्क में रख दीजिए, हनी में रख दीजिए, फोर्स विल रिड्यूस्ड। तो वो कितनी अमाउंट में फोर्स रिड्यूस होगी, दैट इज गिवन बाय दिस फैक्टर। अब इस फैक्टर की वैल्यू की बात आ जाए, उसकी वैल्यू आप लोगों को अच्छे से पता है। अब मैं अगर इस फैक्टर की वैल्यू की बात करूं तो ये जो कांस्टेंट है ये फिर से एक बड़ा खास कांस्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये सिस्टम ऑफ यूनिट के साथ अपनी वैल्यू को बदलता भी है। अब देखिए कि अगर मैं बात करूं कि आप लोगों को ये पता है कि मीडियम के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये जो फैक्टर है k, इसकी वैल्यू इन वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इवन इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फोर्स हो जाएगी
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। नाउ थिंग इज कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही क्यों? मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप जैसे ही मीडियम के अंदर रखेंगे फोर्स डिक्रीज होगी। फोर्स डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कोई फैक्टर डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये जैसे जैसे बढ़ेगा ये फोर्स वैसे वैसे घटेगी। मीडियम जैसे जैसे डेंसर होता जाएगा फोर्स वैसे वैसे घटती जाएगी। यानी कि इतना तो हमें समझ आ रहा है कि जो फैक्टर कांस्टेंट का मीडियम के साथ रिलेटेड इस एक्सप्रेशन के अंदर आएगा वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए। दूसरी चीज वाई इज 4 पाई, ये 4 पाई जो है दिस इज इक्विवेलेंट टू 4 पाई स्टीरेडियन। ये सॉलिड एंगल को कंसीडर करता है कि जब आप एक फोर्स के आसपास की फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी विसिनिटी के अंदर फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यू विल हैव टू कंसीडर इस होल ऑफ विसिनिटी, होल ऑफ सराउंडिंग्स। होल ऑफ सराउंडिंग्स मतलब उसके चारों तरफ अगर आप मुझे एक चार्ज बॉडी मान के चलें तो मैं आपके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में भी उतनी लगाऊंगी, इधर भी लगाऊंगी, इधर भी, ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर सब जगह मैं फोर्स लगाऊंगी। और जब ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर आप सारी डायरेक्शंस कंसीडर करेंगे, दैट मींस यू विल हैव टू कंसीडर सॉलिड एंगल, मतलब आपको और डायरेक्शंस कंसीडर करनी है। तो ये जो सॉलिड एंगल होता है इसकी वैल्यू इन एसआई सिस्टम 4 पाई स्टीरेडियन होती है। तो ये 4 पाई सॉलिड एंगल के करस्पॉन्डिंग आ गया है और ये जो फैक्टर है ये मीडियम के करस्पॉन्डिंग आ गया है। अब इस फैक्टर को बोला जाता है एप्सिलॉन। इसके साथ ही जो मैंने जीरो लगा दिया, यहाँ सब्सक्रिप्ट लगा दिया है, दैट इज व्हाई दिस इज टर्म्ड एज एप्सिलॉन नोट। दिस एप्सिलॉन नोट इज टर्म्ड एज परमिटिविटी ऑफ termed as permittivity of free space। free space यानी कि वैक्यूम, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे कि इंटरस्टेलर स्पेस है या गैलेक्सीज हैं जहाँ पे अर्थ है, तो वहाँ जहाँ वैक्यूम है, जहाँ पे कोई एयर प्रेजेंट नहीं है। नाउ थिंक इज कि हमने वैक्यूम क्यों लिया? क्योंकि जब आप किसी मीडियम के लिए उस मीडियम की कैपेबिलिटी देखेंगे कि वो कितनी अमाउंट में फोर्स रिड्यूस कर रहा है, तो किसके कंपैरिजन में चेक करेंगे उसको? हमेशा आप लोगों को ये पता है कि नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस यूनिवर्स। हर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रेफरेंस में मेजर की जाती है। अगर आपको किसी मीडियम की कैपेबिलिटी लेनी है कि वो इतनी अमाउंट में फोर्स को रिड्यूस कर रहा है, तो वो कैपेबिलिटी आप लोग किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? वो हम लेंगे मीडियम, कौन सा? वैक्यूम, इसके रिस्पेक्ट में। तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम लोग मेजर करते हैं, दैट इज व्हाई वैक्यूम के लिए इस वैल्यू को डिस्क्राइब करना जरूरी हो जाता है। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इसकी वैल्यू आप लोगों की बुक्स में लिखी हुई है, वो ऑलरेडी नो 8.85 into 10 raised to power -12 कमिंग ऑन टू फैरेड पर मीटर स्क्वायर भी होता है। लेकिन आप लोगों को यहाँ से इसके यूनिट्स जो है वो उठाने चाहिए। अगर आप यहाँ से एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स लेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? 1/f Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी आ गई है? एप्सिलॉन नॉट की, इन वैक्यूम है। और मैंने क्या कहा था कि इसकी ये वैल्यू कहाँ पे है? एसआई सिस्टम के अंदर है। अब अगर यही वैल्यू आप सीजीएस सिस्टम में लेंगे, इसकी वैल्यू सीजीएस सिस्टम है और आप लोग बात कर रहे हैं अगेन फ्री स्पेस की, सीजीएस सिस्टम फ्री स्पेस, तो ये कांस्टेंट के वैल्यू ले लेता है 1। तो आप लोगों के पास f आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो खत्म ही हो जाएगा। सो f विल बी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो बात थी सारी की सारी फ्री स्पेस और वैक्यूम की। कमिंग ऑन टू कि अगर आप इसकी वैल्यू मीडियम के अंदर लेना चाहें, कि मैंने सपोज वाटर रख लिया है, एयर ही है सपोज हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू इन एनी मीडियम वो क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगा अब यहाँ पे Q1 Q2 by r square. This epsilon is permittivity of medium. Permittivity of medium. ये मीडियम की परमिटिविटी है, मीडियम की कैपेबिलिटी है कि वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितना उस फोर्स को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में इसको मेजर करना है, सो दिस इज रिटन एज एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। दिस एप्सिलॉन आर इज टर्म्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो मीडियम की परमिटिविटी में से अगर आप वैक्यूम की परमिटिविटी को डिवाइड कर देते हैं, यू विल गेट रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब कंपैरेटिव परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। कितनी है मीडियम की? कि मीडियम के रिस्पेक्ट में जैसे वाटर है वो अप्रॉक्सीमेटली 81 अमाउंट से जो फोर्स है उसको रिड्यूस कर देता है, तो कितनी उसकी कैपेबिलिटी है उसको रिड्यूस करने की, दैट इज गिवन बाय दिस टर्म रिलेटिव परमिटिविटी। यूनिट्स इसके भी वही रहेंगे जो इस क्वांटिटी के हैं।
अब आप लोगों को क्या है एग्जामिनेशन में +2 स्टूडेंट्स को खास करके क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. लेट मी अगेन करेक्ट अ मिसकॉन्सेप्शन हेयर. देयर इज अ बिग मिसकॉन्सेप्शन बुक्स के अंदर, या बुक्स में तो लाइन चलो जो लिखी हुई है उसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है, आई शुड से, कि आप लोग उसका मीनिंग जो है वो गलत निकालते हैं. इट इज़ राइट कि ये दोनों टर्म्स जो है वो सेम है, हमेशा यही लिखा जाता है कि टर्म्स जो है वो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन इनके अंदर जो एक टेक्निकल डिफरेंस है, एक एज अ फिजिस्ट अगर मैं यहाँ खड़ी होकर मैं कहूँ कि ये दोनों क्वांटिटीज सेम है, दिस इज एंटायरली रॉन्ग स्टेटमेंट. सो लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज. जो मेरे आज के लेक्चर का मेन मोटो था कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की क्लैरिटी करना कि रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर नॉट सेम क्वांटिटीज एक्चुअली. तो इनके बीच क्या डिफरेंस है ये हम लोगों को डिस्कस करना है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था स्मॉल के, जिससे मैंने रिप्रेजेंट किया, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कह सकते हैं, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे. एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स और सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम दो कंसीडर करेंगे. मान लीजिए मैं एसआई सिस्टम की बात कर रही हूँ, चार्जेस वही दो हैं, यही दो इधर भी रहेंगे, यही दो उधर भी रहेंगे, इधर उधर सब जगह हम इनको ही कंसीडर करेंगे. तो Q1 Q2 दो चार्जेस हैं और इनके बीच का जो म्यूचुअल डिस्टेंस है वो R है. तो जो फोर्स है इन वैक्यूम उसको मैंने लेट अस सपोज F0 लिख दिया. ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R². इन्हीं दो चार्जेस को इसी तरीके से इसी डिस्टेंस से आपने उठा के रख दिया किसी मीडियम के अंदर, तो ये फोर्स बन जाएगी Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R². ये एप्सिलॉन आप लोगों को पता है ये किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाय R² Fm. अब मैंने इन दोनों एक्सप्रेशंस को करवा दिया डिवाइड. तो देखो जब मैं इसको डिवाइड करवाऊंगी FO या F0 बाय Fm, यू विल गेट ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q1 Q2 R² से ये भी कैंसिल. एप्सिलॉन R जो है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा. यू विल गेट एप्सिलॉन R इज इक्वल टू FO अपॉन Fm. और यही आपकी बुक्स में लिखा रहता है कि रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम to the force between same two charges at same distance in any medium. Coming on to dielectric constant. अगर मैं CGS सिस्टम के अंदर आपसे बात करना शुरू कर दूँ, सिस्टम वही है, वही दो चार्जेस, वही डिस्टेंस, वही स्टोरी, वही कहानी, वही सब बातें, लेकिन जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो हमने कर दिया है डिफरेंट. तो मैं वैक्यूम के अंदर अगर बात करूँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि वैक्यूम के अंदर ये फैक्टर CGS सिस्टम में 1 बन जाता है. तो F0 हो गया Q1 Q2 बाय R². और Fm मीडियम के अंदर इसे हम कैपिटल K से डिनोट करते हैं. इट बिकम्स 1/K Q1 Q2 अपॉन R². अब आप इन दोनों की रेशो लीजिएगा, क्योंकि देखिए जो CGS सिस्टम है इसके अंदर सॉलिड एंगल की वैल्यू को 1 कंसीडर किया जाता है. दैट इज वाई वो 4 पाई की टर्म यहाँ भी नहीं आई और वो 4 पाई की टर्म यहाँ भी नहीं आई. मैंने इन दोनों का जब रेशो लिया तो मेरे पास आया FO बाय Fm. आई हैव गॉट K. बाकी सारी टर्म्स हो गई कैंसिल. अगेन यू हैव गॉट द सेम फॉर्मूला. Dielectric constant is defined as ratio of electrostatic force between two charges kept at a distance in vacuum to same charges at same distance in medium. तो देखिए इन दो expressions को अगर आप ध्यान से देखेंगे, their formula is entirely same, their values are exactly same. तो इसीलिए आपकी बुक्स में भी लिखा रहता है और आप भी एग्जामिनेशन में यही लिखते हैं कि dielectric constant and relative permittivity are one and same thing. But ऐसे ये जो स्टेटमेंट आप लिख देते हैं दीज आर वन एंड सेम थिंग, दिस इज एंटायरली रॉन्ग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स. या मैं कहूँ कि टेक्निकली अगर आप लोगों को ये मैं बात बताऊँ तो आप लोगों को क्लियर कट नजर आ रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी वो टर्म है जिसे हम एसआई सिस्टम में डील करते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो टर्म है जिसे हम सीजीएस सिस्टम में डील करते हैं. तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का फर्क है, चाहे इनकी वैल्यू सेम है, चाहे रेशो सेम है. आप लोग इसको, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि आप एग्जामिनेशन में एक्यूरेट स्टेटमेंट लिखें. तो वो एक्यूरेट स्टेटमेंट क्या होगी, ऑल्दो न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी आर एग्जैक्टली सेम, बट
वन इज यूज्ड इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड अनदर इज यूज्ड इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऑल्दो दोनों की वैल्यू सेम होने की वजह से एक मिसनोमर जो है वो मिसलीड करता जा रहा है हम लोगों को, कि हम लोग बार बार इवन वी पीपल भी जो टीचर कम्युनिटी के हम लोग हैं, हम लोग भी इसके बाद से, इस यूनिट के बाद से आप लोग हमेशा इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही पढ़ेंगे। कहीं पे भी रिलेटिव परमिटिविटी टर्म को यूज ही नहीं किया जाता, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइज किया गया है, इंडस्ट्रीज इसी वर्ड को यूज करती हैं, कमर्शियलाइज हो चुका है ये वर्ड, दैट इज वाई इस वर्ड को ज्यादातर यूज किया जाता है। बट यू मस्ट नो द एक्चुअल डिफरेंस। वो एक्चुअल डिफरेंस क्या है कि रिलेटिव परमिटिविटी की टर्म बनी थी किसके लिए, एसआई सिस्टम के लिए, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की टर्म जो बनी थी वो सीजीएस सिस्टम के लिए बनी थी। तो स्पेशली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, आगे पीछे थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है बिकॉज वैल्यूज सेम है, फिर से ये कहूंगी मैं। सो न्यूमेरिकल वैल्यूज इनकी इक्वल है, बट द सिस्टम, द स्ट्रैटेजी इज एंटायरली डिफरेंट। तो आज के मेरे लेक्चर का मेन मकसद इन दो क्वांटिटीज के अंदर का जो एक डिफरेंस था वो आप लोगों को क्लियर करना था। इसके बाद जो कमिंग लेक्चर्स होंगे उनके अंदर मैं डिस्कस करूंगी कूलम्स लॉ की वेक्टर नोटेशन, बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से, ऐसे तरीके से कि आप लोगों के ब्रेन से कभी वॉश नहीं होगी, आप लोग एक बार सुनेंगे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एंड हाउ विल यू हैव टू अटेम्प्ट इट इन एग्जाम, हाउ विल यू अटेम्प्ट इन एग्जाम टू स्कोर मोर। तो वो सब मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लेकर आएंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन। थैंक यू।